क्या चिंता सता रही थी विश्वामित्र को बताओ अर्जुन। रुद्र ने कहा, नया स्वर्गलोक धरती लोक और असली स्वर्गलोक के बीच था। विश्वामित्र को चिंता सताए जा रही थी कि कहीं हवा जोर से चली और नया स्वर्गलोक डगमगाया तो राजा सत्यव्रत धरती पर आ गिरेंगे। अच्छा फिर विश्वामित्र ने क्या किया? इस समस्या के हल के लिए विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया, जिससे नए स्वर्गलोक को सहारा मिल गया। कहा जाता है कि आगे चलकर इसी खंबे ने एक पेड़ के मोटे तने का रूप ले लिया और राजा सत्यव्रत के सिर ने नारियल का रूप ले लिया। तभी तो नारियल का फन इंसान की खोपड़ी की तरह दिखता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये कथा सत्य है? कुछ कह नहीं सकते, मैंने कहीं पढ़ी थी इसलिए तुम्हें सुना दी। अर्जुन और रुद्र बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। रुद्र दरवाजे की बेल बजाने ही वाला था कि तभी अर्जुन कहता है, रुद्र रुक, देख दरवाजा पहले से खुला हुआ है। हाँ यार, लगता है माँ ने हमारे लिए पहले से ही खोल कर रखा है, इसलिए बंद नहीं किया। चल अंदर चलते हैं। रुद्र और अर्जुन घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर सभी लाइटें बंद थी, जिस कारण बहुत अंधेरा हो रहा था। रुद्र और अर्जुन संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, रुको। अर्जुन और रुद्र वो आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कौन पीछे से आवाज लगा रहा है। जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। आप कौन? रुद्र ने पूछा। मैं तुम्हारा चाचा रुद्र, उस आदमी ने जवाब दिया। चाचा आप? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। अंधेरे में संतोष को देखकर रुद्र और दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। तुम दोनों इतनी रात को कहां से आ रहे हो? संतोष ने कहा। वो चाचा, एक दोस्त मिल गया था तो उसके घर पर खाना खाने चले गए थे, रुद्र ने घबराते हुए कहा। कौन दोस्त? सलीम चाचा। अच्छा, पर इतनी देर कर दी, पता है ना रात के वक्त गांव में नहीं घूमते। सॉरी चाचा, आगे से ध्यान रखेंगे। पर आप अभी तक सोए नहीं? वो मैं सोने ही जा रहा था तो फिर याद आ गया कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए बंद करने आया था तो तुम दोनों दिख गए। अच्छा चाचा, अब हम दोनों सोने जाते हैं, बहुत देर हो गई है और हमें नींद भी आ रही है। ठीक है रुद्र। रुद्र और अर्जुन ऊपर वाले कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। आयशा हवेली का दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके मुंह से जोर से चीख निकल जाती है, आ! दरवाजे के पास ही रुद्र का कुत्ता टाइगर बैठा हुआ था, जो दरवाजे को देखकर बार बार भौंके जा रहा था। मऊ मऊ मऊ। आयशा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि आयशा दरवाजा खोल के खड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। क्या हुआ आयशा, तुम इतनी तेज क्यों चीखी? रुद्र की मां ने आयशा के पास जाते हुए कहा। दीदी, वो आयशा ने अपनी उंगली से दरवाजे की दहलीज की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? वो रुद्र की मां ने कहा। जब सब लोग दरवाजे की दहलीज पर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दरवाजे की दहलीज पर नारियल के 2 टुकड़े पड़े हुए थे और नारियल के टुकड़ों की जटाएं उस पर से हटा दी गई थी। नारियल के टुकड़ों को देखकर संतोष की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो नारियल के टुकड़े वैसे ही दिख रहे थे जैसे संतोष ने पिछली रात तालाब पर नारियल फोड़ा था और उसके टुकड़े वहीं पर छोड़कर आ गया था। रुद्र और अर्जुन भी उस नारियल के टुकड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कल जो चाचा ने तालाब के पास नारियल तोड़ा था, वो नारियल के टुकड़े दरवाजे के पास कैसे आ गए। देखिए दीदी, किसी ने हमारे दरवाजे के पास नारियल का जादू टोना किया है, आयशा ने कहा। क्या? पर किसने? रुद्र की मां ने चौंकते हुए कहा। पता नहीं दीदी, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे दरवाजे के पास देखे। अनन्या, तन्वी, समीर और पीयूष कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रुद्र के घर वाले नारियल के 2 टुकड़े दरवाजे पर देखकर इतना क्यों डर रहे थे। रुद्र का कुत्ता अभी भी भौंके जा रहा था। मऊ मऊ मऊ। समीर उसकी तरफ देखकर कहता है, आंटी जी, हो सकता है कि आपका टाइगर यहाँ ले आया हो कहीं से। हाँ आयशा, ये हो सकता है। देखो अभी भी टाइगर भौंक ही रहा है, जरूर टाइगर ही कहीं से अपने मुंह में रखकर आया होगा। संतोष ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तुम नहीं जानते समीर, टाइगर ने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। आंटी जी, आप बेवजह डर रही हैं। ये नारियल के 2 टुकड़े ही तो हैं, इनमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, अनन्या ने कहा। तुम्हें नहीं पता अनन्या बेटा, नारियल के 2 टुकड़ों से क्या क्या किया जाता है। किसी ने इस नारियल को खड़ा फोड़ा है। जरूर किसी ने कोई बला अपने सिर के ऊपर से हटाने की कोशिश की है और अपनी बला हमारे घर की तरफ कर दी है। ये बात सुनकर संतोष परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि नारियल यहाँ पर कैसे आए। मैंने तो इसे तालाब के पास छोड़े थे, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं ले आई। रुद्र और अर्जुन भी गंभीर सोच में डूब जाते हैं। माखनलाल पुलिस स्टेशन में सो रहा था, तभी वहां पर अजय आ जाता है और माखनलाल पर चिल्लाकर कहता है, माखनलाल उठो। अजय की आवाज सुनकर माखनलाल उठ जाता है और घबराकर सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। माखनलाल, मैं जब भी आता हूँ तुम मुझे सोते हुए दिखाई देते हो, क्यों? अजय ने गुस्से में कहा। साहब, आप हमेशा गलत टाइम पर आते हैं, मेरी बस 5 मिनट पहले ही आंख लगी थी और आप आ गए। माखनलाल, तुम यहाँ सोने आते हो या काम करने आते हो? अजय ने चिल्लाकर कहा। सॉरी साहब, आइंदा ड्यूटी के वक्त कभी नहीं सोऊंगा। सुनो, गौरी की फोटो मिल गई है। क्या कहा साहब? पर कैसे साहब? ये तो बहुत अच्छी खबर है। रुद्र की दोस्त तन्वी ने उसका स्केच बनाया है और रुद्र की मां ने उस स्केच की पुष्टि की है।
कि वही गौरी है। कल रात रुद्र ने मुझे गौरी की फोटो सेंड की थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए तुम्हें सेंड नहीं की। अच्छा माखनलाल, हमें ज्यादा देर नहीं हुई है, अब हम भी गौरी को ढूंढ सकते हैं, पर अब और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, वरना गौरी को कुछ भी हो सकता है। जी साहब, हम गौरी को जल्दी ढूंढ लेंगे। सुनो, एक काम करो माखनलाल, सारे पुलिस स्टेशन में गौरी की फोटो भिजवा दो और उसके बारे में पता करने को कहो। आसपास नाकों पर, टोल पर पूछताछ करने बोलो। जी साहब। और हाँ, ये जो भिखारी है ना, इसकी फोटो भी हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ और पता लगाओ ये उसके ऊपर पहले कभी कोई क्रिमिनल केस हुआ है क्या। अभी तक हमें तो इसका असली नाम भी नहीं पता चला है। जी साहब, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ और सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो फैक्स के जरिए भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमें जल्द से जल्द गौरी को ढूंढना है, समझे। जी साहब, समझ गया। 10 बज रहे थे और 11 बजे तक अनन्या, तन्वी और समीर को गोंदिया स्टेशन के लिए निकलना था। तन्वी स्वाति के रूम में अपना बैग पैक कर रही थी। तन्वी अपने कपड़े अपने बैग में जमा ही रही थी कि तभी वहां पर स्वाति आ जाती है और तन्वी से कहती है, आप जा रही हैं दीदी। हाँ स्वाति, मैं जा रही हूँ, थोड़े दिन और रुक जाइए ना, आपने कहा था मुझे पेंटिंग करना सिखाएंगी। वो तो तुम्हें तुम्हारे भैया रुद्र भी सिखा सकते हैं, उन्हें भी आती है। नहीं दीदी, उन्हें नहीं आती, मुझे तो आपसे ही सीखना है। अरे स्वाति, मैं तुम्हें अगली बार जब आऊंगी तब सिखा दूंगी। पर आप कब आएंगी अगली बार दीदी। पता नहीं, यहाँ आने में मुझे बहुत देर हो गई। तन्वी ने रोंदी आवाज में कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। इतना कहकर स्वाति तन्वी के कपड़े उसके बैग में से निकालने लगती है। ये क्या कर रही हो स्वाति, तुम रुक जाओ। तन्वी ने स्वाति का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी दीदी, मैंने कह दिया ना। इतना कहकर स्वाति तन्वी कुर्ती लेकर भागने लगती है। तन्वी स्वाति का पीछा करने लगती है और कहती है, तुम ना स्वाति पूरी रुद्र। तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। क्या दीदी, आप रुद्र भैया के बारे में कुछ बोल रही थी। स्वाति भागते भागते रुक जाती है। नहीं कुछ नहीं स्वाति, बस ऐसी। तन्वी ने स्वाति के हाथ से अपनी कुर्ती लेते हुए कहा। तन्वी फिर से अपने कपड़े बैग में जमाने लगती है। स्वाति वहां से चली जाती है। तन्वी अपने बैग में अपने कपड़े जमा रही थी। कपड़ों को जमाते जमाते उसको याद आता है कि वो पल जब वो रुद्र के साथ उसकी पैकिंग में उसकी मदद करती थी। कॉलेज का 6th सेमेस्टर खत्म हो गया था और तन्वी रुद्र के साथ उसके रूम पर थी। तन्वी रुद्र की शर्ट को प्रेस लगा रही थी और रुद्र अपना सामान बैग में जमा रहा था। रुद्र, इस सेमेस्टर पर घर मत जाओ ना, तन्वी ने शर्ट को प्रेस लगाते हुए कहा। नहीं तन्वी, जाना ही पड़ेगा, पूरे 6 महीने बाद घर जा रहा हूँ। बीच में त्योहारों की भी छुट्टी मिली थी पर तब तक नहीं आ पाया था। यदि अब नहीं गया तो माँ बहुत नाराज होगी। पर रुद्र। पर क्या तन्वी, माँ का फोन आया था और उन्हें मेरी बहुत याद सता रही है। और तुम तो जानती हो ना, मैं अपनी माँ को कभी परेशानी में नहीं देख सकता। पापा के गुजर जाने के बाद एक मैं ही तो हूँ जो उनका सहारा हूँ। हाँ रुद्र, मैं जानती हूँ, पर तुम भी तो समझो, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी। तन्वी, पर तुम ही बताओ अब इसमें मैं क्या करूँ। एक काम करो, तुम भी कहीं घूमने चली जाओ, किसी रिश्तेदार के घर। कौन सा रिश्तेदार। रुद्र, गीता चाची के सिवा मेरे दुनिया में था ही कौन, और अब तो वो भी दुनिया में नहीं रही। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। सॉरी तन्वी, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का मन नहीं था। इट्स ओके रुद्र, मुझे पता है। रुद्र, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं। अच्छा, और माँ को क्या बोलूंगा कि मैं अपने साथ आपकी बहू को लेकर आया हूँ। बोल देना, उसमें क्या है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। वाह, बोल देना, माँ इतना सुनाएगी ना कि पूछो मत। और चाची बोलेगी कि शहर पढ़ने भेजा था और भतीजा बहू ले आया। गांव वाले इतनी बातें करेंगी मैं बता नहीं सकता। एक बात पूछूं रुद्र। तन्वी ने दूसरी शर्ट को प्रेस लगाते हुए कहा। हाँ पूछो ना तन्वी, यदि माँ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। तन्वी, तुम ऐसे क्यों बोलती हो, मुझे माँ पर पूरा यकीन है, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगी। बात को बदलो मत रुद्र, मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा है, तुम भी सीधे सीधे जवाब दो। यदि माँ ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तन्वी मैं फिर तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। क्या। तन्वी ने गुस्से में बोला। और नहीं तो क्या, जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है उसको थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। अच्छा, और इस वादे का क्या जो तुमने एक लड़की से किया है, जिंदगी भर साथ निभाने का, उसके साथ दुख में रहने का। तन्वी, वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं ना, रुद्र ने तन्वी के मजे लेते हुए कहा। वाह रुद्र वाह, आज दिखा दिया तुमने कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तन्वी ने गुस्से में कहा। तन्वी, तुमने सवाल ही ऐसा पूछा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम ही सोचो कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। और कभी तुमने सोचा है कि जो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। और वैसे भी मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वो मेरी पसंद को कभी मना नहीं करेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर ख्वाहिश भी मेरी माँ जरूर पूरा करेगी। मेरी दुल्हन तो तुम ही बनोगी तन्वी। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें रुद्र मम्मी जी पर, तो तुम मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर इसी बहाने मम्मी जी मुझे जान पहचान भी लेंगी। तन्वी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। नहीं तन्वी, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है तुम्हें अपने साथ ले जाने का। तो फिर कब आएगा रुद्र, तन्वी ने मायूस होते हुए कहा। जल्द आएगा मेरी तन्वी। यदि रुद्र वो वक्त कभी नहीं आया तो। तुम ऐसा क्यों बोलती हो तन्वी, देखना वो वक्त जल्दी आएगा। तन्वी की चीख निकलती है।
तन्वी की उंगली गर्म प्रेस में लगकर जल गई थी। अरे ये क्या, जला ली ना तुमने अपनी उंगली? रुद्र ने तन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा। रुद्र, तुम्हें मेरी उंगली जलती हुई दिख रही है, पर मेरा दिल नहीं दिख रहा जो कब से जल रहा है। तन्वी, तुम भी ना कभी कभी पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से किचन में जाता है और एक आलू के बीच में से 2 टुकड़े करके लाता है और तन्वी की जली हुई उंगली पर लगाने लगता है। ये क्या करे हो रुद्र? ये घरेलू नुस्खा है तन्वी, इससे तुम्हें जलन नहीं होगी और जल्दी राहत मिलेगी। बचपन में जब कभी कुछ जल जाता था तो माँ हमेशा आलू ही लगाती थी, फिर माँ आ गई बीच में। अब मैं क्या करूं तन्वी, माँ है ही इतनी अच्छी कि हर जगह याद आ जाती है। और सच तो ये है कि ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही अपनी माँ को। रुद्र, मैंने कब तुम्हें अपने लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए कहा? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे अकेला मत छोड़ो। तन्वी, बस एक ही तो महीने की बात है, फिर अगले सेमेस्टर में तो हम मिल ही रहे ना। पर पता नहीं रुद्र क्यों मुझे सेमेस्टर ही हमारा लास्ट सेमेस्टर लगता है। ऐसा लगता है कि फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और मिलेंगे भी तो पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। तन्वी, पता नहीं तुम ये आज कैसी कैसी बातें कर रही हो।